नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दीवा एजुकेयर पे। तो आज हम अब पढ़ने जा रहे हैं संविधान की प्रस्तावना। आपने देखा होगा कि विगत कुछ वर्षों से स्टेट लेवल एग्जाम जितने भी हैं, सारे एग्जामों में संविधान से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अभी आने वाली समय को देखते हुए हम लोग यूपीएसआई और बिहार एसआई और बाकी स्टेट लेवल की वैकेंसियां जो हैं उनको देखते हुए संविधान को स्टार्ट करेंगे। तो संविधान को प्रारंभ करते हैं प्रस्तावना से, क्योंकि संविधान की शुरुआती प्रस्तावना से होती है। वो बात अलग है कि पंडित नेहरू ने इसे संविधान सभा में सबसे पहले पेश किया था, पर ऐड किया गया सबसे लास्ट में। ठीक है, तो आइए हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में और डिटेलिंग और क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग पहले संविधान की प्रस्तावना को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, और उसमें दिए हुए कुछ शब्दों का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो लगभग 70% क्वेश्चन तो इस प्रस्तावना में लिखे हुए शब्दों से ही क्लियर हो जाने वाले हैं हमारे। तो यूपीएसआई के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूपीएसआई, बिहार एसआई और बाकी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना पढ़ने के लिए जब हम लोग प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं, तो प्रस्तावना का प्रारंभ ही हम भारत के लोग से होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम भारत के लोग, अर्थात सारी शक्तियां हम भारत के लोगों में ही विद्यमान है। इसलिए संविधान लिखने वाले भी जो थे, संविधान के जो विद्वान जो थे, संविधान सभा के मेंबर जो थे, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत गहन अध्ययन किया था। क्योंकि आप देखेंगे तो पूरे संविधान का सार आपको प्रस्तावना में देखने को मिल जाएगा। पूरे संविधान का निचोड़ प्रस्तावना है। अगर आपको भारत के बारे में जानना है या फिर किसी और कंट्री के लोग आते हैं उनको भारत के बारे में जानना है, तो आप संविधान एक बार दे देंगे। संविधान की प्रस्तावना से ही उनको आधा से ज्यादा जानकारी उनको मतलब एक मोटा मोटी देख लेंगे तो संविधान की प्रस्तावना में पूरे संविधान का निचोड़ है। ठीक है, तो आइए हम लोग संविधान को पढ़ते हैं। तो संविधान की प्रारंभ होता है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग मतलब सारी शक्तियां हमारे देश के जो लोग हैं उनके अंदर विद्यमान है। कैसे विद्यमान है, कैसे हमारे देश के लोगों के पास सारी शक्तियां, उसको हम लोग आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया? देखिए, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये क्या बताता है? हमारे भारत की प्रकृति के बारे में बताता है कि हम भारत के लोग जो हैं, भारत की जो संविधान है, भारत का संविधान, भारत का जो स्टेट है वहाँ कैसे नियम और कानून लागू होते हैं। तो ये चार शब्द जो है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, जो है ये आपको भारत की प्रकृति के बारे में बताएगा। प्रकृति के बारे में कैसे बताएगा? जैसे प्रभुत्व संपन्न, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। कहने का मतलब है कि भारत के ऊपर किसी बाहरी देशों के द्वारा ऐसा प्रेशर नहीं बनाया जा सकता कि आप ये काम करिए या ना करिए। ठीक है, हम अपनी अर्थव्यवस्था खुद देखते हैं, हम अपने यहाँ अपना निर्णय खुद लेते हैं। हमको किसी अमेरिका या पाकिस्तान से पूछने की जरूरत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने पहले कुछ महीनों पहले देखा होगा, न्यूज में था, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई लोगों ने प्रश्न उठा दिए थे। ठीक है, कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया था भारत से कहकर। हम तो स्वतंत्र हैं भाई, हमको किसी डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन ने किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब अपना निर्णय खुद ले सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था, अपना देश में कुछ कानून जो लगाने हो वो खुद करेगा, किसी बाहरी शक्तियों की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या है? कि हमारा संविधान जो है समाज में रहने वाले लोगों को सबको साथ लेकर चलता है। ठीक है, समाजवादी का मतलब क्या है? हमारे देश में रहने वाले सभी को हम साथ में लेकर चलते हैं। यहाँ पर समाजवादी भावनाएं विद्यमान है। ठीक है, और समाजवादी शब्द के बारे में एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, इससे मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। ठीक है, तो इसको हमारे संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया 1976 अमेंडमेंट ऑफ 42। ठीक है, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या फिर बेरुबारी जो था, बेरुबारी में तो बताया गया था कि हमारा संविधान की प्रस्तावना जो हमारे संविधान का भाग ही नहीं है। ठीक है, तो बेरुबारी के बाद केशवानंद भारती है, जिसमें हमें पता चला कि क्या चला, हमें बताया गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसीलिए आज हम संविधान की प्रस्तावना बोल रहे हैं। संविधान की भाग प्रस्तावना है, कब बताया गया हमें? केशवानंद भारती बनाम
केरल राज्य के बाद 1976 42 अमेंडमेंट के बाद समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, अब समाजवादी के बाद क्या था? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को हम लोग धर्म निरपेक्ष भी बोल सकते हैं, अर्थात हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है। ठीक, यहाँ तक कि हम लोग हमारा देश क्या है? हिंदू बाहुल्य देश है। हिंदू बाहुल्य कहने का मतलब यह है कि 80% जनसंख्या लगभग हिंदू है। ठीक है, अब बाकी 20% में मुस्लिम, क्रिश्चियन, बाकी सारी कम्युनिटी आती हैं। ठीक, उसके इतना होने के बावजूद भी हमारा देश हिंदू बाहुल्य होने के बाद भी हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। हम लोग सभी धर्मों के साथ मिलकर चलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हों, हम लोग सबको साथ में लेकर चलते हैं, सब में भाईचारा विद्यमान है। इसलिए हमारे देश को पंथ निरपेक्ष देश बोला गया है। एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो अच्छी चीज भी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला शब्द जो है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या है? पहले तो लोकतंत्र को समझ लीजिए। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? लोक का मतलब लोकतांत्रिक का मतलब लोगों का तंत्र। ठीक, तो लोकतांत्रिक का मतलब क्या? लोगों का तंत्र। मतलब हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश के जो लोग हैं, उनके पास ये शक्तियां होती हैं, वही चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की जनता ही हमारे देश की अपनी जो नेता, प्रतिपक्ष या फिर नेता को चुन के लाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा देश कैसा देश है? लोकतांत्रिक है। गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब है, ऐसा नहीं है कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, उनकी गद्दी उनके परिवार वाले ही संभालेंगे। ठीक है, तो हमारा देश गणराज्य है। यहाँ जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी, जनता जिसको चाहेगी उसको हटा देगी। ठीक, तो हम लोग क्या क्या देख लिए? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये चारों चीजें जो होती हैं हमारे देश की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि आखिर हमारा देश है कैसा। तो इतनी चीजों को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष भी है, मतलब हमारे देश में कोई एक विशेष धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों के साथ लेकर चलते हैं। हमारा देश समाजवादी है, समाज को देखते हुए चलता है। प्रभुत्व संपन्न है, मतलब किसी बाहरी शक्तियों का हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या आता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए वह इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, कितने तरीके के न्याय के बारे में बात की गई है? 3 तरीके के न्याय के बारे में बात की गई है। ठीक है, हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है इसमें 3 तरीके के न्याय की बात की गई है, जिसमें आता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक के बारे में आप लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं। समाज में रहने वाला हर व्यक्ति समान है। ठीक है, आप किसी को उसके धर्म, जाति या नस्ल से किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक का मतलब समझिएगा। आर्थिक का मतलब क्या है? आर्थिक का मतलब यह है कि आर्थिक रूप से भी हमारे देश में, हमारा देश क्या है कि आर्थिक रूप से भी समान है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में ये नहीं देखा जाता है कि आप अगर धनी हैं तो आप ही का कहा हुआ सब कुछ आएगा, आप ही के तरीके से पूरा देश चलेगा। ठीक है, तो आर्थिक रूप से भी हम लोग समान है। आर्थिक आधार पर हम लोग कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं कि कोई अगर है जो कि जिसके पास बहुत रुपए हैं, ठीक है, अगर कोई गरीब भी आता है तो हम लोग उन दोनों के साथ में सेम व्यवहार करेंगे। तो इस तरीके से हमारा देश आर्थिक रूप से भी समान है। ठीक है, और उसके बाद राजनीतिक न्याय आता है। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? हम वोटिंग आप जानते हैं, 18 ईयर्स के होने के बाद जो वोटिंग की हमें जो अधिकार मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम राजनीतिक रूप से भी समान हो गए, क्योंकि हमारे पास वो अधिकार है कि हम किसे चुन के सत्ता में लाते हैं। ठीक है, अपना नेता किसे बनाते हैं, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, अपने देश का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि हमारे देश में चुनाव भी जो होता है 2 तरीके से होता है। ठीक है, मत हम लोग 2 तरीके से देते हैं, एक प्रत्यक्ष मत प्रणाली होता है, एक अप्रत्यक्ष मत प्रणाली होता है। प्रत्यक्ष मत प्रणाली में होता है जो हम लोग डायरेक्टली मत देते हैं अपना, कभी भी हम लोग प्राइम मिनिस्टर को अगर लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, उसमें भी हम लोग डायरेक्ट मत देते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव होता है इसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं। MP MLA जो हम लोग चुनते हैं वही जाकर वहां पर इनको चुनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम राजनीतिक न्याय भी हमको मिला है, हम लोग जिसे चाहें उसे चुनकर सत्ता में ला सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? विचार, इसको भी अच्छे देखिएगा, विचार अभिव्यक्ति। ठीक, विचार और अभिव्यक्ति एक हमारे देश में विचारों और अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। मतलब हम विचार कर सकते हैं और कभी भी कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में अब अभी आगे चलेंगे। तो मौलिक अधिकार विभाग 3 का अनुच्छेद
विचार और व्यक्तिक स्वतंत्रता 19 फर्स्ट में पढ़ेंगे आप कि विचार और व्यक्तिक स्वतंत्रता है। ठीक है, क्रांतिक मौलिक अधिकार को भी यही देख लीजिए आप लोग कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व सभी चीजों को जोड़कर मतलब सभी चीजों का निचोड़ आपकी प्रस्तावना में रख दिया गया है। तो विचार और अभिव्यक्ति की हमें स्वतंत्रता है, हम कहीं भी खड़े होकर किसी से भी संवाद कर सकते हैं। ठीक, लेकिन वो क्या होना चाहिए, न्यायिक तरीके से होना चाहिए। न्यायिक करने का मतलब है कि लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, विधि के अनुरूप होना चाहिए। विधि के अनुरूप नहीं जाएंगे तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब धर्म की भी हमें स्वतंत्रता मिलती है। देखिए, विचार, व्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, मतलब इन 4 तरीके की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई इसमें। मतलब हमें विचार और व्यक्ति की भी स्वतंत्रता, हम धार्मिक रूप से भी स्वतंत्र, हम किसी भी धर्म के हों हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन लॉफुल तरीके से होना चाहिए। ठीक है, और विश्वास और उपासना, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, जैसे धर्म नस्ल जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी आप मौलिक अधिकार में इसको भी देख लेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार आर्टिकल 50 में दिया गया है, धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो धार्मिक रूप से भी स्वतंत्र है। इसके बाद आता है विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। हम किसी में भी विश्वास कर सकते हैं, किसी भी देवी देवताओं को पूज सकते हैं, किसी भी देवी देवताओं को मान सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। इन 4 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है प्रतिष्ठा व अवसर की समता। आर्टिकल 14 पार्ट 3 संविधान का भाग 3 जो है उसमें आर्टिकल 40 आपका दिया गया, 14 से लेकर 18 तक समता और समानता के अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता हमें मिलती है। ठीक है, मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समता कहने का मतलब है कि आप कहीं भी रहते हैं तो प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा पे किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा जिससे आपकी प्रतिष्ठा को कोई आँच या कमी आए उसमें। अवसर की क्षमता का मतलब क्या है, जैसे आप अभी साधारण भाषा में देखेंगे तो आपने भी कहीं ना कहीं फॉर्म भरा होगा, फॉर्म फिलअप किया होगा, कहीं ना कहीं किसी स्टेट की गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसमें भी आपको जो समानता मिलती है वही अवसर की समानता है, अवसर की क्षमता है। ठीक, प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। अब देखिए यहाँ पर अखंडता शब्द भी आपका आर्टिकल 42 1976 के थ्रू इसको जोड़ा गया है। अब समझने की बात एक चीज आप इसको भी याद ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पे जब ये सब अमेंडमेंट हुआ तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री अपने देश की कौन थी, माननीय इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो अखंडता सुनिश्चित करने के लिए तथा बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, बंधुत्व मतलब भाईचारा, फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए और दृढ़ संकल्पित होकर, ठीक है, अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 और 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसकी तारीख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कैसे तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 नवंबर को बोला जाता है कि हमारे संविधान हमारा जो देश है उसमें संविधान को लागू किया जाता है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें संविधान के कुछ भागों को ही लागू किया था। ठीक है, लागू करने का मतलब, अधिनियमित करने का मतलब होता है संविधान के पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था, संविधान के कुछ भागों को मतलब कुछ आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या, अंगीकृत का मतलब क्या है, अंगीकृत का मतलब होता है हम अपने आप को, आत्मार्पित का मतलब क्या होता है, अंगीकृत का मतलब क्या होता है। ठीक है, अंगीकृत का मतलब होता है हम इसको एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अंगीकृत का मतलब हो गया हम एडॉप्ट करते हैं। हम संविधान को इस दिन 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट मतलब अंगीकृत किए। ठीक है, एडॉप्ट किया मतलब अपनाया। ठीक है, अंगीकृत का मतलब अपनाना होता है। उसके बाद क्या, अधिनियमित किया। ठीक है, इसके कुछ नियमों को अधिनियमित कर दिया गया। और आत्मार्पित करते हैं मतलब अपने आप को अर्पित करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी हम लोग इससे बनने वाले प्रश्नों को आगे की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे बनने वाले कई प्रश्न आएंगे जिसको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब कहने का मतलब किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं उसको हम बता देते हैं। जैसे अभी प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं पूछे जाते हैं कि इसकी भाषा कहाँ से अपनाई गई है, कहाँ से ली गई, इसकी भाषा कौन सी है, इसकी भाषा और शैली क्या है। भाषा और शैली जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, जबकि हम प्रभावित किसी हमारे देश के संविधान के जो उस समय संविधान वेत्ता थे, ठीक है,
उन्होंने इसकी प्रेरणा कहाँ से ली, तो इसकी प्रेरणा ली गई थी अमेरिका के संविधान से, ठीक है। जिसे हम लोग बाकी बहुत बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ा छोटा ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान की प्रेरणा किससे ली गई, इसकी भाषा शैली क्या है, ठीक। और बाकी भी चीजें हैं कि कब इसको संविधान सभा में पेश किया गया था, किसने पेश किया था, और लास्ट में क्यों जुड़ा, प्रारंभ में क्यों नहीं जुड़ा। इन सभी चीज़ों को बाकी चीज़ों को हम बाद में पढ़ेंगे। और इसके लिए हम आप लोगों के लिए पीडीएफ भी लेके आएंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं क्वेश्चन होंगी उसको यहाँ पर हम समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और उसका एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। पहला चीज़ तो यह है कि अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी प्रश्न जैसे आता है तो उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आधा क्वेश्चन तो आपका 4 ऑप्शन से ही डाउट क्लियर हो जाएगा अगर उन 4 ऑप्शनों के बारे में आप जान जाते हैं। चारों ऑप्शनों के साथ में पढ़ते चलते हैं। अगर आपने 50 क्वेश्चन भी पढ़े अच्छे से तो 50 में आपका 200 क्वेश्चन तैयार होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को फॉलो कर दीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।